गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अपन पढ़ रहे हैं अपने हिस्ट्री का पार्ट 2, संघर्षकालीन भारत। उसमें हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने शासन किया था, ये हमने जाना। उसमें से 2 हमने पढ़ लिए, दास वंश और खिलजी वंश। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे तुगलक वंश, तुगलक शासनकाल। खिलजी वंश का अंतिम शासक नासुरुद्दीन खुसरो शाह की 1320 में हत्या कर दी गई। और उसके बाद जो है गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश का था गाजी गयासुद्दीन तुगलक, उसी ने खुसरो शाह की हत्या की और दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश की सत्ता स्थापित कर दी। तो देखो आज तुगलक शासनकाल। तुगलक वंश की स्थापना किसने की दिल्ली सल्तनत पर? गाजी गयासुद्दीन तुगलक ने। कैसे की? खिलजी वंश के अंतिम शासक नासुरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या करके। तो देखो किताब में ध्यान दो, किताब खोल के बैठो आप भी। खुसरो शाह की हत्या करके गाजी मलिक अथवा तुगलक, गाजी गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। अंडरलाइन कर लो इस पे, गाजी गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना 1320 में। सुल्तान बनते ही उसे प्रांतीय विद्रोह का सामना करना पड़ा। जो प्रांत थे उसने उसकी हत्या करके शासक बनाना है, तो जो दिल्ली सल्तनत के प्रांत थे उन्होंने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तेलंगाना के राजा प्रताप रुद्रदेव के खिलाफ उसने अपने पुत्र जूना खां को वारंगल भेजा। जहाजनगर उड़ीसा में सैन्य अभियान किया गया, जिसे उलुग खां, जूना खां की विजय हुई। उसका पुत्र था जूना खां उलुग खां, उसकी विजय हुई, यानी जो प्रांतीय विद्रोह थे उसको उसने दबा दिए। गयासुद्दीन का अंतिम सैनिक अभियान बंगाल के विद्रोह का दमन था। अंतिम विद्रोह कौन सा था उसका? बंगाल का विद्रोह, जहां बंगाल प्रांत ने विद्रोह किया और उसका भी उसने दमन कर दिया। दिल्ली वापसी पर आयोजित स्वागत समारोह में एक लकड़ी के भवन से गिरने से 1325 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी किसकी? गाजी गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई? वो जो है बंगाल विद्रोह का दमन करके वापस दिल्ली लौट रहा था, तो उसके स्वागत समारोह में एक लकड़ी का भवन बनाया गया, तो उस लकड़ी के भवन के गिरने से 1325 में उसकी मृत्यु हो गई। तत्पश्चात यानी उसके पश्चात 1325 में जो है उसके पश्चात उसका पुत्र जूना खां मोहम्मद तुगलक के नाम से सुल्तान बना। अंडरलाइन कर लो, जूना खां कब सुल्तान बना? 1325 में, गाजी गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद। किस नाम से? मोहम्मद तुगलक के नाम से, या मोहम्मद बिन तुगलक भी है इसका नाम पूरा। अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण और रक्त का प्यासा आदि। मोहम्मद तुगलक के समय तुगलक साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा हुआ था। बर्नी इतिहासकार है। बर्नी कौन है? एक इतिहासकार उस समय का। सुल्तान की 5 मुख्य योजनाओं का वर्णन करता है। दोआब में कर वृद्धि, देवगिरी को राजधानी बनाना, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासन पर आक्रमण और कराची की ओर अभियान। देखो क्या होता है, 1325 ईस्वी में जो है गयासुद्दीन तुगलक, गाजी गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद उसका पुत्र जो है जूना खां, गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र जूना खां जो है मोहम्मद तुगलक के नाम से शासक बन जाता है दिल्ली सल्तनत का। उसका नाम कई संज्ञाओं से जुड़ा है। यहाँ आपके 1 नंबर का प्रश्न बनेगा। मोहम्मद तुगलक का क्या संज्ञाएं दी गई? अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण और रक्त का प्यासा। किसको कहा गया? मोहम्मद तुगलक को। ठीक है, 1 नंबर का प्रश्न बनेगा कि अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण और रक्त का प्यासा, ये संज्ञा किस शासक को दी गई? तो किसको? मोहम्मद तुगलक को, जो कब शासक बना? 1325 में। इस समय बर्नी इतिहासकार था। इतिहासकार का नाम है ये बर्नी। ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है ना, इसको इतिहास में पागल बादशाह भी कहा जाता है। और ये अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण, यानी ये जो है दूरदर्शी शासक नहीं था और बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी था। ज्यादा दूर की सोचता नहीं था, और महत्वाकांक्षा में भावों में बहकर जो है आनन फानन में हर कोई योजना बना देता था। तो बर्नी जो इतिहासकार है, इसने इसकी जो है 5 प्रमुख योजनाओं का वर्णन किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है
5 योजनाएं अपने शासनकाल में चलाई। उसने तो मतलब दूर की नहीं सोची, अच्छे के लिए ही किया, लेकिन ये पांचों की पांचों योजनाएं उसकी क्या रही, असफल रही। तो इतिहास में इसको जो है एक असफल शासक के नाम से भी जाना जाता है। और फिर इसने इस तरह के कार्य किए तो लोगों ने इसको पागल बादशाह कह दिया। कई तर्क है इसके बारे में कि ये ना था नहीं था, क्या है इतिहास में इसके बारे में। तो देखो, तो 1 नंबर का प्रश्न तो यही बनेगा, अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण है इसमें, पता ही नहीं चलता था लोगों को और ये योजना बनाकर उसको लागू कर देता, इसलिए जो है, और सोचता भी नहीं था दूर की कि आगे जाकर इसका क्या परिणाम निकलेगा, इसलिए वो योजनाएं सफल ही नहीं हुई। अब 5 योजनाओं में देखो, नंबर 1 डालो, मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजनाएं, जिसका किसने वर्णन किया, बर्नी ने। बर्नी कौन है, उस समय का एक इतिहासकार। नंबर 1 डाल लो। दोआब में कर वृद्धि कर दी इसने। पहली योजना ये बनाई कि शासक बनते ही इसने दोआब, दोआब यानी होता है 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, जो जो उपजाऊ क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में क्या कर दी इसने, कर वृद्धि कर दी। लेकिन भाग्य ने इसका साथ नहीं दिया और वहां पर किसानों पर कर वृद्धि की और अकाल पड़ गया और उपज ही नहीं हुई, पैदावार ही नहीं हुई और कर बढ़ा दिए। और इसके जो कर लेने वाले थे सामंत और वो जो कर्मचारी, वो किसानों पर जोर जबरदस्ती करके कर वसूल करने लगे। अब कर कहाँ से देवे जब अकाल पड़ गया और उपज ही नहीं हुई। तो इसका जो है किसानों ने विरोध किया। जब सुल्तान को इस बात का पता चला कि उपज हुई नहीं है दो आब में, तो इसने जो है वापस अपने कर्मचारियों को बुला लिया था, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, जनता इससे नाराज हो चुकी थी। तो ये योजना भी इसकी सफल नहीं हुई। दूसरी योजना इसने बनाई ये देवगिरी को राजधानी बनाना। इसकी राजधानी दिल्ली थी, दिल्ली सल्तनत की दिल्ली बना दी थी इन्होंने। तो इसने क्या किया, राजधानी दिल्ली से देवगिरी ले जाने का निर्णय लिया और लेके लाओ लश्कर लोगों को लेकर, जनता को लेकर देवगिरी के लिए निकल पड़ा। खूब खर्चा हुआ उसमें भी, लोग देवगिरी पहुंचे, लेकिन वहां का वातावरण, पर्यावरण और वहाँ जो है ये लोग, दिल्ली के लोग सेट ही नहीं पाए, ढल ही नहीं पाए। तो लोगों ने वापस आग्रह किया कि हम तो दिल्ली जाएंगे। फिर उनको वापस लाया, दिल्ली से देवगिरी ले गया और देवगिरी में जब सेट नहीं हो पाए तो वापस दिल्ली आए। तो ये योजना भी इसकी क्या रही, असफल हो गई। तीसरी है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। इसने क्या किया, शासक बनने के बाद सोने चांदी के सिक्कों को बंद करवा के तांबे के सिक्के चलाए कि ये धातु सस्ती है, सोना चांदी महंगा है, तो तांबे के सिक्के चला दिए। अब तांबे के सिक्के चलाने से लोग नकली सिक्के छापने लग गए, भी धातु सस्ती है, तो लोगों ने जो है नकली सिक्के छाप कर बाजार में बेचना शुरू कर दिया। जब इसको पता चला कि लोग नकली सिक्के छाप रहे हैं, तब तांबे के सिक्कों को वापस जब्त किया और फिर सोने चांदी के सिक्के चलाए। इस प्रकार इसकी ये सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, ये योजना भी असफल रही। हो गई तीसरी योजना असफल। चौथा है इसका खुरासन पर आक्रमण। चौथी योजना खुरासान पर आक्रमण करने के लिए इसने बहुत जो है सेना तैयार की, सेना को अग्रिम प्रशिक्षण दिया, वेतन और दे दिया साल भर का सेना को, और बहुत अच्छी तैयारी की खुरासान पर आक्रमण के लिए। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि ये खुरासान पर आक्रमण कर ही नहीं सका। खुरासान एक उपजाऊ प्रदेश था, उसको जीतना था, आक्रमण ही नहीं कर सका। तो ये योजना भी इसकी असफल हो गई। फिर एक कराचिल की ओर अभियान। तो कराचिल में क्या हुआ, इसने आक्रमण तो किया, ये एक पहाड़ी क्षेत्र है, तो आक्रमण किया, लेकिन इसका भाग्य भी खराब था। वहाँ बहुत तेज बारिश हो गई पहाड़ियों में और इसके सैनिक भटक गए वहाँ रास्ता, और केवल 3 सैनिक जिंदा लौटे, बाकी सारे वहाँ पहाड़ियों में भटक भटक के मर गए और कराचिल पर अधिकार भी नहीं कर पाया। इस प्रकार इसका ये 5वां अभियान भी असफल रहा। इस तरह से जो है ये दोनों अभियान है और ये 5 योजनाएं इसने अपने जीवन काल में बनाई, पांचों की पांचों क्या रही, असफल रही। वैसे 4 नंबर के क्वेश्चन में इनका वर्णन पूछा जाए तो मैंने आपको जो बताया वो लिख देना, इसे पूछा नहीं जाएगा क्योंकि किताब में नहीं है, सिर्फ नाम पूछे जा सकते हैं कि तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन कौन सी योजनाएं चलाई। उसमें ये दोआब में कर वृद्धि, दूसरा देवगिरी को राजधानी बनाना, तीसरा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, चौथा खुरासान पर आक्रमण और 5वां कराचिल की ओर अभियान। और 5 योजनाएं इसकी क्या रही, असफल रही। सुल्तान ने 1327 से 1335 ईस्वी तक देवगिरी को अपनी राजधानी बनाकर रखा और उसका नाम दौलताबाद रखा। 1330 ईस्वी में तांबे और कांसी के मिश्रित सांकेतिक सिक्के चलाए। लोगों ने जाली सिक्के बनाना आरंभ कर दिया, अतः सांकेतिक मुद्रा बंद करनी पड़ी। मोरक्को का यात्री इब्ने बतूता
ये देखो, ये इब्ने बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। सुल्तान ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। काजी कौन होता था? न्यायाधीश। ये भी इसने सही नहीं किया क्योंकि ये विदेशी था, इसको काजी नियुक्त कर दिया। तथा 1342 ईस्वी में राजदूत बनाकर चीन भेजा। 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। ये मोहम्मद बिन तुगलक की जानकारी है। तो इसमें 1 नंबर का प्रश्न ये भी बनता है, कोई मोरक्को का यात्री इब्ने बतूता जो है किसके समय भारत आया? तो क्या आएगा? तुगलक वंश के शासक मोहम्मद तुगलक के समय, जिसको उसने दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान कौन था? गाजी गयासुद्दीन तुगलक। दूसरा मोहम्मद तुगलक। और अब है तीसरा सुल्तान जो 1351 में बना, फिरोज शाह तुगलक, जो है दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना मोहम्मद तुगलक के बाद। अंडरलाइन कर लो इस पे। 1351 में फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बना, जो मोहम्मद तुगलक का चचेरा भाई था। 1351 में जो है मोहम्मद तुगलक की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। बंगाल के हाजी इलियास, देखो, बंगाल के हाजी इलियास के स्वतंत्र हो जाने से उसके विरुद्ध फिरोज शाह ने 2 बार सैन्य अभियान किया। बंगाल को पहले तो जीत लिया था ना, दमन कर दिया था किसने? गाजी गयासुद्दीन तुगलक ने, हमने देखा था उसमें। फिर वो स्वतंत्र हो गया तो उसके बाद फिरोज शाह ने उसके पर विरुद्ध जो है 2 बार सैन्य अभियान किया, परंतु फिरोज शाह भी क्या रहा? उसे असफल रहा। फिरोज शाह ने सरकारी एवं सेना की नौकरी को वंशानुगत बना दिया। अब इस पे अंडरलाइन करो, ये बदलाव किए फिरोज शाह ने। फिरोज शाह तुगलक की उपलब्धियों का 4 अंक का प्रश्न बनेगा आपके, फिरोज शाह तुगलक की उपलब्धियां। ठीक है, 4 अंक पूरा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो उसमें सबसे पहले परिचय देना होता है फिरोज शाह तुगलक का, कि वो मोहम्मद तुगलक का चचेरा भाई था और 1351 में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। परिचय में ये आएगा। फिर उसकी उपलब्धियां या उसके कार्य, तो उसमें एक तो ये आ जाएगा कि उसने बंगाल के विरुद्ध जो है 2 बार सैन्य अभियान किया, असफल रहा। फिरोज शाह ने सरकारी एवं सेना की नौकरी को क्या कर दिया? वंशानुगत कर दी, बना दिया। और योग्यता की जांच करने की प्रणाली का भी क्या कर दिया? त्याग कर दिया। ये जो है उसने शासक बनते ही सरकारी और सेना की नौकरी को वंशानुगत कर दिया। वंशानुगत कर दिया तो योग्यता की जांच करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब तो वंशानुगत कर दिया तो योग्य है ही नहीं है, वही बनेगा ऐसा। तो उसने जो है जांच करने की प्रणाली का भी त्याग कर दिया। 2 चीजें हो गई, इन पे अंडरलाइन कर लेना आप। एक तो बंगाल के विरुद्ध विद्रोह सैन्य अभियान, और एक जो है सरकारी नौकरी और सेना में को वंशानुगत और योग्यता की जांच प्रणाली का त्याग। उसने अपने पुत्र फतेह खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर सिक्कों पर अपने नाम के साथ उसका नाम भी अंकित करवाया। फिरोज ने भवन निर्माण कला को अत्यधिक महत्व दिया। तीसरा यहाँ से करो, भवन निर्माण कला को अत्यधिक महत्व दिया। हिसार, इन पे अंडरलाइन करो, हिसार, फिरोजाबाद एवं जौनपुर आदि नगर बसाए। ये आपके 1 नंबर का प्रश्न भी बनेगा कि फिरोज शाह तुगलक ने कौन कौन से नगर बसाए। तो ये नाम है हिसार, फिरोजाबाद एवं जौनपुर। तो इसके बाद पहला नंबर इसमें, दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर आ जाएगा उसके कार्यों में, ये उसने ये नगर बसाए। ठीक है, तीसरा यहाँ आ जाएगा, भवन निर्माण कला को अत्यधिक महत्व दिया। नंबर डालते जाना आप भी। पहले में बंगाल विद्रोह का डाल लो, सैन्य अभियान। दूसरे में सरकारी नौकरी और सेना की नौकरी। तीसरे में फिरोज ने भवन निर्माण कला। चौथा हिसार, फिरोजा और फिरोजाबाद एवं जौनपुर आदि नगर बसाए। और ये नगर बसाने वाला 1 नंबर का भी बनेगा प्रश्न। टोपरा तथा मेरठ से अशोक स्तंभ दिल्ली लाए गए, परंतु विद्वान इन्हें पढ़ ना सके। फिरोज की सबसे बड़ी उपलब्धि थी हासी तथा सिरसा के क्षेत्र में पानी की कमी को दूर करने के लिए नहरें खुदवाई। इस पे अंडरलाइन कर लो, 5 नंबर डाल लो इसमें। पांचवा तो इसमें डाल लो, टोपरा और मेरठ से अशोक स्तंभ जो अशोक ने अभिलेख लिखवाए थे उनको दिल्ली लाया गया, लेकिन उनको कोई पढ़ नहीं सका, लेकिन उसने तो किया ना ये कार्य। 6 नंबर इस पे डाल लो कि फिरोज शाह तुगलक ने जो है, इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है कि हांसी और सिरसा के जो क्षेत्र थे इसके राज्य में, वहाँ पानी की कमी को दूर करने के लिए नहरों की खुदाई करवाई, यानी नहरें बनवाई इसने। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने जो है नहर प्रणाली का विकास किया। 1 नंबर का भी बन सकता है। तो इसमें क्या नाम आएगा? फिर तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने।
नहर प्रणाली का विकास किया या नहरों की खुदाई करवाई। अगला देखो नंबर डालिया होगा 6। एक नहर सतलज नदी से दीपालपुर के तथा दूसरी यमुना नदी से सिरमुर के पास खुदवाई गई। उपज वृद्धि करने तथा अकाल से निपटने हेतु ठोस नीति अपनाई गई। फिरोज तुगलक की कट्टरवादी इस्लामिक अमीरों के हाथों में फिरोज तुगलक भी कट्टरवादी इस्लामिक अमीरों के हाथों में रहा। उसने न केवल ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, इस पे अंडरलाइन कर लो, जजिया कर ब्राह्मणों पर उसने लगाया, क्योंकि वो कट्टर इस्लामिक अमीर जो थे, इस्लाम धर्म के कट्टर जो थे, उनके हाथों की कठपुतली था। और उन्होंने जो है जजिया कर क्या है, एक धार्मिक कर है जो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता है। तो उसने ब्राह्मणों पर जजिया नामक कर लगाया। बल्कि मुस्लिम विचारधारा सिया समर्थक व्यक्तियों को मृत्युदंड दिया। सिया और सुन्नी इसी की दो विचारधाराएं हैं, तो ये सुन्नी मुसलमान थे, तो इन्होंने सिया समर्थक व्यक्तियों को भी क्या दिया, मृत्युदंड दिया। गैर इस्लामी सजाएं जो है समाप्त कर दी गई। गैर सीरियत कर 24 हटा दिए गए। केवल 4 मुख्य कर रखे, अंडरलाइन कर लो इस पे। फिरोज शाह तुगलक के समय कौन से 4 मुख्य कर थे, ये है खराज, जकात, खम्स तथा जजिया। ये अलग अलग प्रकार के कर है, जैसे जजिया धार्मिक कर है, खम्स जो है युद्ध में लूटे गए माल पर लगाया गया कर है, इनमें से एक जो है भूमि कर है। इस तरह से ये अलग अलग प्रकार के कर है। उसने जो है गैर शरीयत यानी उन पर से 24 कर हटा दिए। केवल 4 प्रमुख कर जो है मुसलमानों पर उसने, जनता पर उसने रखे, जिसमें से जजिया कर गैर मुसलमानों को देना होता था। दासों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई और दीवान ए बंदगान के नाम से, दासों के नाम से एक नया विभाग खोला। अब इसकी उपलब्धियों में नंबर डाल लेना आप, इसमें उपलब्धियां या कार्यों में, कि ये जजिया कर लगाया, ये भी कार्य डाल लो, 7 नंबर इस पे डाल लो। उसके बाद जो है इसी में डाल लो, ये सिया समर्थक को मृत्युदंड देता था, यहाँ तक हो जाएगा 7 नंबर। और 8 नंबर इस पे डाल लो कि इसने जो है गैर सियासत के 24 कर हटा दिए, सिर्फ 4 कर रखे, 24 कर को हटाकर 4 कर रखे। इस तरह 8 पॉइंट बना लो, 8 या 9 बना लो। ये दासों की संख्या में, इसके काल में दासों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई, तो इसने दासों के लिए दीवान ए बंदगान नामक जो एक नया विभाग खोला। यह आपके 1 नंबर का प्रश्न भी बन सकता है कि दीवान ए बंदगान क्या है, इस तरह प्रश्न बनता है। तो क्या है दीवान ए बंदगान, फिरोज शाह तुगलक द्वारा दासों के नाम से जो है दासों के नाम से खोला गया विभाग है। दीवान ए बंदगान क्या है, दीवान ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक द्वारा दासों के नाम से खोला गया विभाग है। ठीक है, और आप ये पूछ ले कि फिरोज शाह तुगलक ने दासों के लिए कौन सा विभाग खोला, तो कौन सा खोला, दीवान ए बंदगान। यानी दासों की संख्या में वृद्धि हुई ना, तो उनके लिए ये विभाग, उनकी जो है व्यवस्था करने के लिए, देख रेख के लिए कि किस दास को क्या काम करवाना है, कार्य भी तो सौंपा जाता था उनको, तो उसके लिए ये विभाग खोला। फिरोज ने दिल्ली में खरबूजों और अंगूरों की खेती को प्रोत्साहन दिया, ये भी लिख लो आप। 8 नंबर ये हो जाएगा, 9 नंबर ये हो जाएगा कार्य में, फिरोज शाह तुगलक के कार्य। फिरोज ने दिल्ली में खरबूजों तथा अंगूरों की खेती को प्रोत्साहित किया और अनेक बाग लगवाए। यहाँ तक 1388 ईस्वी में फिरोज शाह की मृत्यु हो गई और तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद था। फिरोज शाह तुगलक के बाद जो है और अन्य शासक बने, और अंतिम शासक कौन था, नासिरुद्दीन महमूद था। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है अंतिम शासक का, कि कौन से वंश का अंतिम शासक कौन था। जैसे जैसे 2-3 में तो नासिरुद्दीन ही आ गए। देखो खिलजी वंश में भी नासिरुद्दीन खुसरो शाह था, और तुगलक वंश में नासिरुद्दीन महमूद था। उधर जो है रजिया के बाद भी उसका नासिरुद्दीन ही था भाई, जिसको मारकर जो है बलबन शासक बना था। इस तरह आप थोड़ा ध्यान रखना, अंतिम शासक और इस वंश की स्थापना किसने की, इन पर भी 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है आपके। इसी समय 1398 ईस्वी में तुर्क आक्रांता तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण कर लूटपाट की थी। तैमूरलंग ने जो है भारत पर आक्रमण किया और इसी समय लूटपाट भी की थी तैमूरलंग ने। तैमूर जो एक लंगड़ा बादशाह था, बहुत ही आक्रांता, बहुत ही खतरनाक आक्रमण उसने भारत में किए और भारत में खूब लूटपाट की। कब की, 1398 में। ये भी 1 नंबर का प्रश्न बनता है कि भारत पर तैमूर के आक्रमण कब हुए, तो कब हुए, 1398 में। फिरोज शाह की तो 1388 में ही मृत्यु हो गई थी। उसके बाद अन्य शासक आए और इसके वंश के वो 1398 तक रहे थे,
और अंतिम शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद तार। इसी समय जब नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक वंश का अंतिम शासक था, उसी समय 1398 में आक्रांता तैमूर लंग भारत आया और उसने भारत पर आक्रमण किए और अपार धन संपदा लूट कर ले गया था ये भी। अब अगला देखो सैयद वंश। ये सैयद वंश इसका ही है, तैमूर का ही। तैमूर ने अपने पुत्र को जो है यहाँ का शासक बना दिया था, खिज्र खां को, और वो वापस अपने देश चला गया था। तो खिज्र खां ने ही सैयद वंश की स्थापना की थी। देखो सैयद वंश जो दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला चौथा राजवंश है। देखो तैमूर ने दिल्ली को जीतकर खिज्र खां को प्रतिनिधि नियुक्त किया। खिज्र खान ने ही सैयद वंश की स्थापना की। खिज्र खां को जो है इसने यहाँ का दिल्ली को जीतकर इसका यहाँ का शासक बनाया, और सैयद वंश की स्थापना किसने की? खिज्र खान ने। 1414 से 1421 ईस्वी तक शासन करने के बाद खिज्र खान ने न तो कभी शाह की उपाधि धारण की और न ही अपने नाम के सिक्के चलाए। उसके बाद मुबारक शाह शासक बना। सैयद वंश का दूसरा शासक कौन? मुबारक शाह, जो 1421 से 1434 तक शासक रहा। उसने सर्वशाह की उपाधि धारण की। सर्वशाह की उपाधि किसने धारण की? ये भी एक नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर्वशाह की उपाधि किस शासक ने धारण की? तो क्या आएगा? सैयद वंश के दूसरे शासक मुबारक शाह ने सर्वशाह की उपाधि धारण की। बेटा जो प्रश्न मैं एक एक नंबर के भेजूं, उनमें जो प्रश्न है वो तो करोगे, इसके अलावा जो वीडियो में बता रही हूँ वो भी आप करोगे। ठीक है, ये हो गया आपका सैयद वंश, चौथा वंश दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला। अब है पांचवा लोधी वंश। इसको अपन अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, एक मिनट। ये 1398 में तैमूर लंग आ गया था। इसने भारत पर आक्रमण किया और यहाँ पर इसने अपना शासन बना कर लिया, या और बाद में जो है यहाँ का शासन किसको दे गया? खिज्र खां को। और सैयद वंश की स्थापना इसी ने की, खिज्र खां ने, जो 1414 से 1421 तक जो है शासन किया खिज्र खां ने। ठीक है, ये 4 राजवंश हो गए। लोधी वंश को बाद में देखेंगे।